मतलब 2023 में मथुरा वृंदावन गया मैं। तो क्या हुआ कि जब मैं रिटर्न टिकट पे था, जिस रेलवे स्टेशन पे था, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं लेके जा रहा मैं, प्रसाद था मेरे साथ, तो मैंने कहा कि एक बुक ही देखता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर का एक बुक स्टॉल था वहाँ। तो वहाँ एक पुस्तक थी राजेंद्र दास जी महाराज जी की, ये गौ संवर्धन और गौरक्षा आज की आवश्यकता। तो मतलब ये अभी हमारे मुलुक पीठ वृंदावन में ही है वो, राजेंद्र दास जी महाराज आजकल भी, मतलब उनकी कथाएं भी होती हैं। तो जस्ट 10 रुपीज़ की वो भी पतली सी एक बुक थी। तो मुझे आज भी याद है कि 10 रुपीज़ निकाले और मैंने वो ली और मैंने आके पढ़नी शुरू की। तो मैंने कहा कि कहाँ से मोमेंटम होना चाहिए। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं एक अर्बन एरिया में रहता हूँ, ना गौशाला का कोई खास इमीडिएट एक्सेस है मेरे पास। तो मैं कर क्या सकता हूँ इसके लिए कि गौहत्या इतनी होती है और कितना मैं डिटेल कैसे पता करूँ। तो फिर मैंने ये कहा कि मैं एक तो इकट्ठा करूँगा जो अलग-अलग एरियाज़ में जो भी हुआ है, और मैंने कहा कि अगर गौहत्या पाबंदी का कोई भी अभी तक ठोस कोई कोई रास्ता किसी ने लिखा नहीं है, अगर किसी ने नहीं लिखा अभी तो मैं अपनी तरफ से कैसे ढूँढूँ उसे? तो उसको लॉज़ को थोड़ा पढ़ने लग गया मैं। आर्टिकल 48 तो क्लियरली ही कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ बोवीन एनिमल्स और पर्टिकुलरली काउस के लिए कहता है, और वो तो स्पष्ट राज्य को निर्देश देता है। राज्य मतलब हमारे देश को, गवर्नमेंट को निर्देश देता है कि आप मेजर्स लो काउ स्लॉटर बैन के लिए। वो तो स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 48 कहता है। लेकिन वहां फिर वो जो वर्ड आया था ना, तो इट इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू टेक मेजर्स टू दैट, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो लैग जाता है कि टू टेक मेजर्स। राज्य कह सकता है कि हाँ हम मेजर्स ले रहे हैं। इट क्लियरली अगर ये लिखा गया होता कि इट इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू बैन काउ स्लॉटर, तो शायद वो मेजर्स वाला शब्द गैप पड़ जाता है। तो फिर मैंने लॉज वगैरह, आर्टिकल 25 भी है वो, और फिर आईपीसी का सेक्शन 295, उसमें सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, तो सेक्रेड सिंबल्स की बात आती है। बहुत यू वो किया तो मैंने फिर ढूँढा, मतलब मैंने, हालाँकि एआई का बहुत अच्छा यूज़ हुआ मेरे में। तो फिर मुझे एक चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पर पता चली, जब आप पूछेंगे उसका सवाल कि कैसे हो सकती है गौहत्या पाबंदी, तो वो मुझे ढूँढने को मिला कि हाँ, अगर ये तरीका और बहुत सीधा-सीधा तरीका है और उस तरीके से और लॉज़ भी बन चुके हैं। तो वो फिर मैंने किताब लिखने का सोचा और मैंने लिखी। तो एक तो बहुत ही आपके पुरुषार्थ के लिए आपको साधुवाद कि आपने कंपाइलेशन आपने मतलब कई लॉयर्स होंगे आने वाले भविष्य में जो एडवोकेट्स होंगे उनको एक दिशा मिली कि इस डायरेक्शन में गौ हत्या पर हम कानूनी रूप से कैसे पॉलिसी लेवल पे कैसे हम चेंजेस ला पाए, क्योंकि रिकमेंडेशंस हमें पता है कि कितना पालन होता है, जब तक वो स्ट्रिक्ट ना हो, जब तक क्लियर गाइडलाइंस ना हो, तब तक उसका पालन नहीं होता। तो अ, मेरा अगला प्रश्न होगा सत्यम जी, अभी का अ, जो समाज है, क्योंकि वो गायों के साथ रहता नहीं है, ठीक है? अ, जी। हाँ, वो डॉगीज़ के साथ, पपीज़ के साथ, कुत्तों के साथ रहता है, तो इतना समझ में आता है कि इसलिए उसके प्रति उसका रिएक्शन है, राइट? हुँ। भावनाएँ भावनाओं को पनपने के लिए समय देना पड़ता है और संग होना आवश्यक है। तो जैसे यूएस में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ डॉग मीट बैन है, क्योंकि भावनाएँ जुड़ी हुई है, राइट, लोगों की। तो यहाँ भी जो लोग हैं, वो बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न होगा कि ये पूरी 1000 साल में भारतीय समाज ने या राजा महाराजा हुए हैं, कैसे रिएक्ट किए हैं, कैसे उन्होंने अपना जो तन मन धन है जो लगाया है गौ सेवा के प्रति, इस पर यदि आप प्रकाश डाल पाएँ और ये गौ हत्या का हिस्टोरिसिटी जो है, क्या इतिहास रहा है, इस पे यदि आप प्रकाश डाल पाएँ? जी। जी, जी। तो इसमें ऐसा है कि आचार्य चाणक्य सब जानते हैं, चाणक्य नीति लोगों के पास रहती भी है पुस्तक, मतलब और कोई ग्रंथ हो ना हो, गीता रहती है लोगों के घर में और चाणक्य नीति रहती है। वो इसलिए भी है, वो एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी नीति है। बहुत ही, मतलब ही वाज़ सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, आचार्य चाणक्य। तो
उन्होंने जो रूल्स बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के लिए, तो उसमें 50 पन की सज़ा थी गौहत्या के लिए। मैंने पुस्तक में वो एक ही श्लोक डाला है उसका, जो उनकी चाणक्य नीति उसमें उसमें वो स्पष्ट तौर पर दंड व्यवस्था रखते हैं। हालाँकि उस बहुत डिटेलिंग में उन्होंने रखा हुआ है कि कैसे गौ सदन होने चाहिए हर राज्य में, जो उनका मगध का राज्य था। तो कैसे गौ सदन होने चाहिए, कैसे कितने लोग उसको सँभालने वाले होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। तो फिर जो हिस्ट्री में जो जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम 1757 को भी कहते हैं, मतलब जनरली कहा जाता है, लेकिन बप्पा रावल जो तकरीबन 8th सेंचुरी एडी के आसपास हुए, उन्होंने बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई थी। तो उस समय के भी जो रिकॉर्डेड अकाउंट्स हैं, उसमें भी गौ हत्या का तो कोई वो नहीं आता है। मुस्लिम अटैक ज़रूर हुआ था, लेकिन रेजिलियंस अच्छी थी बप्पा रावल की। तो लेकिन उसके बाद जब गज़नी आते हैं और गज़नी का अटैक होता है यहाँ, तो फिर कुछ एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है रूल, और फिर वहाँ से जो हमारे मशहूर इंडिक स्कॉलर जो रहे धर्मपाल जी, उन्होंने अपनी पुस्तक द ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया में लिखा है कि कुछ विद्वेष के कारण, कुछ क्योंकि अब उनका नया नया रूल था मुस्लिम्स का, इस्लामिक इन्वेडर्स का, तो वो वो रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चिढ़ाने के लिए हिंदुओं को, ना कि मैं सामान्य मुसलमान को इसमें कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि रूलर्स का पॉलिसी होती है कि क्या होना देश में, क्या होना है देश में। तो वो चिढ़ाने के लिए गौहत्या कुछ शुरू हुई। बहुत स्पष्ट आंकड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन धर्मपाल एक, मतलब ज़रूर, क्योंकि धर्मपाल जी की जो रिसर्च है ब्यूटीफुल ट्री से देखो आप, या जो पंचायती राज पर उनकी बुक है, पूरी सीरीज़ ही है उनकी, उनके बहुत पूरे दस्तावेज़ों के बेसिस पे उनकी डेटा होता है। तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम रूल में गौहत्या हुई, लेकिन उस दर्जे की नहीं हुई जितना अंग्रेज़ों के आने के साथ, जैसे ही कॉलोनियल रूल बढ़ता है और गौहत्या बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि 20,000 गायों की हत्या हर साल इस्लामिक इन्वेजन के दौरान हो रही थी। लेकिन उस चीज़ को आप वेरीफ़ाई टोटली नहीं कर सकते, जो कि आप अंग्रेज़ों के समय तक वेरीफ़ाई कर सकते हो अंग्रेज़ों के समय में, क्योंकि उनका बुक का नाम ही द ब्रिटिश ओरिजिन ऑफ काउ स्लॉटर इन इंडिया है, और जिसका हिंदी अनुवाद भी है गौवधर अंग्रेज़। तो हाँ, एक भक्त आते हैं भाटी जी महाराज जो रहे, वो मध्यकालीन भारत में हमारे इसी जब इस्लामिक इन्वेजन चल रहा था, तो तब उनका एक मशहूर इंसिडेंस आता है कि उनका विवाह था। तो उनके विवाह के दौरान, जी, उनके विवाह के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि कुछ गौ तस्कर लेके जा रहे हैं गायों को। तो अपने विवाह की सीरियसनेस ना देखते हुए उन्होंने सीरियस, मतलब हालाँकि सीरियसनेस उनमें ऑब्वियसली होगी, लेकिन उनको उनको सीरियस ज़्यादा ये लगा कि गौ तस्कर गौ हत्या के लिए गौ माता को लेके जा रहे हैं। तो उनका वो पीछा करते हैं, उनसे लड़ते-लड़ते वो शहीद हो जाते हैं, अपना जीवन गँवा देते हैं, और अ, उनकी आज भी महाराष्ट्र में और उस साइड जो गुजरात साइड, उनको लोग मतलब देवता की तरह पूजते हैं कि ऐसा महान जो योद्धा एक तरह से जिसने गायों की रक्षा के लिए, तो वो एक अकाउंट मिलता है। फिर जो अंग्रेज़ों के समय में गौहत्या बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई, क्योंकि उनके जो ऑफिशियल्स थे, उनके लिए गौमांस की आपूर्ति की जाती थी, वो कंज़्यूम करते थे। ऐसा अकाउंट नहीं आता है कि मुस्लिम इन्वेडर्स के वक़्त भी वो मतलब लार्ज स्केल कंज़म्पशन होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस चीज़ की आदत डलवाई, और इवन मैं मानता हूँ कि मुस्लिम्स को भी आदत गौमांस खाने की, जो भी कंज़्यूम करते हैं, जितना भी परसेंटेज है, हम ऐसा रिकॉर्डेड तो है नहीं, लेकिन वो अंग्रेज़ों की वज़ह से हुआ ये। और जो गौ हत्या जो अंग्रेज़ों ने करवाई, वो मतलब उसमें जो इंडियंस साथ थे, और जो उस समय आंदोलन जो पहला रिकॉर्डेड आंदोलन आता है वो 1880 टू 1894
तो उस पर धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी है। लेकिन उससे जस्ट थोड़े से साल पहले अगर हम शिफ्ट करते हैं तो नामधारी सिख जो पंजाब के थे, नामधारी सिखों ने बहुत ही ब्रेव कार्य किया था। मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा ब्रेव कार्य जैसे भाटी जी महाराज का अकाउंट मैंने बताया कुछ वैसा ही। उन्होंने अमृतसर में जब उनको पता चला कि यहाँ बूचड़खाना खोला जा चुका है और गौहत्या हो रही है, तो उन्होंने बूचड़खाने पर धावा बोलकर कसाईयों को मार दिया। सीधा-सीधा उन्होंने अटैक किया और मार दिया कसाईयों को, क्योंकि उनके लिए ये था कि गोल्डन टेम्पल वहाँ है। उनके लिए एक हमारे लिए जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है या काशी है, उनके लिए वो अमृतसर है, नामधारी सिखों के लिए या इन जनरल सिखों के लिए। तो उन्होंने बूचड़खाने पर अटैक किया और उन्होंने सीधा कसाईयों को मारा। हालाँकि बाद में फिर उनको सज़ा भी दी गई, उन्होंने अपना वो कबूला भी और उनको बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि ब्रिटिश एक तरह से हैबिट ही रही कि जो रेवोल्यूशनरी थे, जो अच्छे रेवोल्यूशनरी थे भगत सिंह से लेकर जितने भी हुए, उनको फिर ऐसे मारा जाता था, तो उनको भी बहुत बुरी तरह से फांसी की सज़ा दी गई या सीधा तोपों से उड़वाया गया उन नामधारी सिखों को। तो ऐसे ही कुछ अटैक्स उन्होंने मलेरकोटला, यहाँ पंजाब का मुस्लिम बहुल थोड़ा इलाका है, तो उधर भी उन्होंने ऐसे ही बूचड़खाने पर अटैक किया था। एक रामकोट एरिया है और एक लुधियाना में भी उन्होंने ऐसे किया था नामधारी सिखों ने। तो फिर फिर आता है जो 1882-1894 का जो आंदोलन है, उस समय बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से माहौल बन गया था गौ हत्या पाबंदी के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका एक उनकी एक लीडरशिप थी, तो बहुत एक संगठन के अंतर्गत बहुत अच्छा हुआ। पंजाब में, बिहार में और यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे वो संगठनात्मक कार्य हुआ। जिस सिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ पटियाला से, तो उसमें 60,000 उस समय 60,000 हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए गौ हत्या पाबंदी के खिलाफ आर्य समाज द्वारा। पटियाला में ब्रांच है आर्य समाज की, तो उसके द्वारा। फिर गौरक्षणी सभाएँ यूपी में और उनको साथ जो मिला ये गौरक्षकों का, जो हमारे अ, साधारण जो हिंदू स्वतंत्रता सेनानी उनका साथ मिला। तो ऐसे ही बिहार में था। तो ये गौ हत्या पाबंदी कानून, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंग्रेज़ों द्वारा लाना तो मुश्किल था। अगर ऐसा ही माहौल इंडिपेंडेंट भारत में होता, तो मैं डाउट नहीं करूँगा कि आज तक गौ हत्या पाबंदी हो चुकी होती, अगर वैसा ही होता। हालाँकि एक और आंदोलन 1894 में वो दब गया, फिर आर्य समाज ने अपनी तरफ से ट्राई बहुत किया और भी संगठनों ने ट्राई, जैसे याचिकाएँ दायर की गईं, कई दंगे भड़के, हिंदू-मुस्लिम और दंगे इसीलिए होते थे। लेकिन इवन क्वीन विक्टोरिया ने ये एडमिट किया था कि जो ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ये गौ हत्या जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा भावनाएँ हो गई थी भारतीयों की, इकट्ठे हुए थे भारतीय। ये क्वीन विक्टोरिया ने खुद एडमिट किया इस चीज़ को। तो फिर हम जब हिस्ट्री पर जाते हैं तो गोपाष्टमी आने वाली है, तो गोपाष्टमी का ही टाइम था 1966। 1966 भारत आज़ाद हो चुका था। हालाँकि मैं मानता हूँ कि भारत की आज़ादी में भी गौ हत्या के खिलाफ एक एकजुट हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण था। और इवन मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, कुछ अच्छे मुस्लिम स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी ऐसा लिखा है कि आपको गोश्त से मतलब अच्छी एक वो नहीं मिलेगी, अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा आफ्टर लाइफ भी, जिसे हम मानते हैं। जैसे सनातन धर्म में हम मानते हैं कि यहाँ लोक है तो वहाँ पर लोक है, तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बल्कि तो उसका मैंने लिखा हुआ है कि इवन उनके कुरान से मैंने कोट करके लिखा है। तो 1966 में करपात्री जी महाराज एक मशहूर संत तो हैं हमारे यहाँ परंपरा में। तो फिर काशी सुमेरु करके वहाँ का एक उन्होंने वो भी स्थापित किया था। हालाँकि 4 ही मठ, 4 शंकराचार्य का हमारे परंपरा रही है, लेकिन उन्होंने किसी कारण से वहाँ स्थापित किया था। तो करपात्री जी महाराज के लीडरशिप में फिर अलग-अलग शंकराचार्य आर्य समाज तक को, जिनसे उनके मौलिक
जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद आर्य समाज भी जुड़ा उस आंदोलन से। और 7 नवंबर 1966 1966 को इकट्ठे होते हैं वो दिल्ली में। वो एक मतलब उसे काला दिन कहा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि ओपनली गवर्नमेंट ने अटैक कर दिया था, मतलब क्योंकि फायर फायर हो गई थी उन उन पर। गौ वो तो एक बहुत शांत आंदोलन कर रहे थे 1966 में, गोपाष्टमी वाले दिन गौ हत्या पाबंदी के खिलाफ, कि आप एक कानून लेके आइए। हालाँकि उससे पहले मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 1954 में सेठ गोविंद दास ने कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा सांसदों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक मन बना लिया था कि एक बिल तो पारित होना चाहिए गौ हत्या के खिलाफ। और बहुत अच्छी संख्या थी सांसदों की, जो कांग्रेस के सांसद, आप सोचिए कांग्रेस के सांसद, तब कांग्रेस मेजर पार्टी थी, तो वो कह रहे थे कि गौ हत्या पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं उस बुक को कोट कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अब हमें कंट्रोवर्शियल उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि इफ दिस हैपेंस, मतलब अगर ये होता है तो वो रिजाइन कर देंगे, अगर गौ हत्या पाबंदी होती है तो वो रिजाइन कर देंगे। और लाया गया कानून शायद कुछ वोट से रह गया, और वो एक हिस्टोरिक इंसिडेंट, उस समय भी गौ हत्या पाबंदी से बिल नहीं लाया जा, हाँ नहीं हो पाया। और 1966 में जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आंदोलन की, जो हुआ वो इतना ट्रेजिक इंसिडेंट है, मतलब वो एक शांतमयी वो था। गवर्नमेंट रिकॉर्ड सिर्फ 8 हत्याओं की बात करते हैं जो गौरक्षकों की हुई, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स 5000 तक जाते हैं जो दिल्ली में ओपन फायर पर गौरक्षकों पर हुआ। जो करपात्री जी महाराज, जिनको हम मतलब शंकराचार्य जितना स्टेटस देते हैं, उनको जेल में कैद किया गया। वो ही एस्केप्ड जस्ट हिज मतलब एंड, उन्होंने एस्केप ही किया, क्योंकि वहाँ तिहाड़ जेल में थे वो, तो वहाँ काफी कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, तो उन क्रिमिनल्स से भी करवाया जा सकता है कुछ, तो वो उन्होंने अपनी जान बचते-बचते रह गई। विनोबा भावे जी कितने अच्छे फिलॉसफर हुए हैं, कितने अच्छे, उनकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भावना थी गौ हत्या के खिलाफ, तो उन वो भी उसी में शामिल थे। चारों मठ के शंकराचार्य, और जो आज हमारे पुरी पीठ के जो निश्चलानंद सरस्वती हैं शंकराचार्य, उस समय वो यंग थे। तो हाँ, वो यंग थे, तो उन्होंने भी बताया, उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले मैंने सुना उनकी सोशल मीडिया को थैंक्स करना चाहिए कि कई चीज़ें डिटेल सोशल मीडिया की वजह से पता चलती हैं, कि उन्होंने बताया कि निश्चलानंद सरस्वती जी ने, पुरी पीठ के शंकराचार्य जी ने, कि उन्होंने कुछ 1000 समथिंग बताया कि इतने की डेथ हुई है वहाँ। तो उनके सामने हुआ, वो करपात्री जी के वो शिष्य थे। करपात्री जी स्वामी जिनकी मैंने बात की, तो वो शिष्य थे निश्चलानंद सरस्वती, जो अब खुद वो वृद्ध हो गए हैं। लेकिन तो ये था, तो तब भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ये ज़रूर प्रॉमिस किया था कि 1 साल के भीतर पश्चिम बंगाल और केरल में भी गौ हत्या पाबंदी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि पॉलिटिक्स में प्रॉमिस कन्वर्जन में कैसे जाता है, ये तो इस पर तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, तो वो हुआ नहीं। आज भी पश्चिम बंगाल में एक मौरीग्राम करके, राजीव दीक्षित हुए हैं हमारे जो मशहूर स्वदेशी जो स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने बताया था कि वो कोलकाता विजिट किया, उन्होंने मौरीग्राम एक कसाई खाने की बात की, तो वहाँ हज़ारों 11,000 का आंकड़ा दे रहे थे वो तो, कि गौ हत्या हर रोज़ होती है। तो मतलब वैसे ही केरला का है और नॉर्थ ईस्ट का भी यही स्टेटस है। और समस्या क्या है कि उम, आप अगर नंबर देखोगे, ज़्यादातर स्टेट्स में गौ हत्या बंदी कानून है, लेकिन होता क्या है कि जिस स्टेट में हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिस स्टेट में नहीं है। बहुत ईज़ी रूट है। जिस स्टेट में नहीं है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ गौ हत्या होती है, और ऐसे ही चलता जा रहा है। जो मैंने आपको बुक बताई थी, अ, जो मैंने मथुरा रेलवे स्टेशन से ली थी, उसमें ये आंकड़ा 50 से 60,000 का राजेंद्र दास जी देते हैं, उस समय का, हर रोज़ का। तो कितनी भयावह स्थिति है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे तो बार-बार यही बात ध्यान में आती है कि गौ का सानिध्य क्योंकि छूट रहा है, ये जो अर्बन लाइफ़स्टाइल है, जिसमें जो साइज़ है कैटल का, गौ माता का, वो हाई स्टोरी बिल्डिंग में फिट नहीं बैठता। मतलब इसको ग्रामीण परिवेश ही चाहिए। मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पे एक खुलापन, गाँव का क्षेत्र, चरने का स्थान हो।
वहाँ पर ही गाय जो अच्छे से पल सकती है और उनका ही भावना जो है वो जुड़ा है। लेकिन यदि आप हिंदू धर्म का अ, अनुयायी हैं, पालन कर रहे हैं, तो गौ माता, मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलता हूँ 1/6 पार्ट ऐसे भी रखती है, क्योंकि गौ माता नहीं होगी तो घी नहीं होगा। घी नहीं होगा तो कोई अनुष्ठान नहीं होगा। तो ये जो अभी ये जो ₹200 और ₹100 का जो घी छोटा-सा मिलता है, जो जिसकी मैंने मैन्युफैक्चरिंग तक देखी है कि कैसे अ, डालडा और वनस्पति तेल, पाम ऑयल का पूरा डब्बा रहता है, उसको ही ये बस पैकेजिंग करते हैं जिसमें वो घी ब्रांडिंग करके ये मतलब हमारे यहाँ बोकारो में यहाँ पर हमने देखा है कि वो अ, कर रहे हैं, मतलब रिपैकेजिंग करते हैं और वो पूजा वाला घी बोल करके कहीं तो हम अभी ये तिरुपति बालाजी वाला भी जो केस हुआ तो उसमें अब हिंदी में तो लोगों ने देखा कि इसमें गौ मांस है, इसमें मिलाया गया है। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि जो एनिमल फैट है अ, उसका जो ऑयल है बेसिकली उसका घी के मिलावट में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये सिर्फ़ तिरुपति की बात नहीं है, ये स्थिति पूरे भारत में फैली हुई है। जो नकली वाला घी मिलता है, यस, यस। सो लोगों को वहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को आपने मंदिरों में प्रयोग कर दिया। लेकिन आप खुद अपने घर में जो प्रयोग कर रहे हैं, वो कितना शुद्ध है आपको नहीं पता, राइट? जी। तो मैं आपकी बात करूँगा, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है गौ माता के रिलेटेड, तो मैंने आपका भी स्टडी किया था। तो आपका और जो गुजरात के हैं बंसी गिर गौशाला हाँ, के गोपाल भाई तो सुतारिया जी। गो गोपाल भाई सुतारिया जी, हाँ। तो आप दोनों के काम से भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि मतलब लोकल लेवल पे बंदे काम कर रहे हैं, लोकल लेवल पे इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं। मतलब आप जैसे लोग, आप तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का इतना अच्छा काम करते हैं। और जो आपने तस्करी की भी बात की, तो एक मेरा भी पर्सनल अनुभव रहा कि यहाँ झारखंड में एक घाटशिला क्षेत्र है। तो घाटशिला के आगे जो है एक बॉर्डर क्षेत्र है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो 3-4 राज्यों की पकड़ी हुई गायें हैं, बीएसएफ ने पकड़ा, स्मगलिंग होते देखा, उसको पकड़ा या बचाया, कोई अ, गौ रक्षक ने ट्रक को पकड़ा, बचाया। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं वहाँ पर गायों को और नंदी को। तो हमें था कि हमने सुना कि 8,000 से 10,000 गौवंश है और नंदी है। तो मैं बस सिंपली गैस प्लांट के सिलसिले में मैं वहाँ गया कि इतना बड़ा अगर गौवंश है तो गोबर बहुत आती होगी, तो मतलब वहाँ पर हम एक अच्छा यूनिट लगा सकते हैं, 100 टन कैपेसिटी, 200 टन टनेज कैपेसिटी वाली। तो हम सोचे कि थोड़ा-सा ये रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या पूरा एरिया है, क्षेत्र है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कैमरा ने परमिशन भी लिया, उन्होंने थोड़ी देर बाद परमिशन दिया, लेकिन जैसे ही हम घुसे, आगे गए, तो हमने फिर कैमरा बंद कर दिया। मतलब क्योंकि हमें ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर हमें एक स्टाफ ने बताया कि तस्करी में जो ट्रक में गायों को भरा जाता है, तो उनके आँखों में मिर्ची डाल दी जाती है। क्यों मिर्ची डाल दी जाती है? ताकि गायें सो ना पाएँ, सोएँगी तो बैठना पड़ेगा, बैठेंगी तो ट्रक में कम जगह बचेगी अ भरने की। तो एक ट्रक में ज़्यादा गाय जा पाए, इसके लिए वो मिर्ची डाल देते हैं और बाँध के रखते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और वैसी ही गायें वहाँ पर हमने देखी, बहुत दयनीय स्थिति में। और जो एक होता है कि कलयुग का अंत किस प्रकार दिखेगा, तो वो कुछ वैसा नज़ारा था। तो इतना हम वहाँ वहाँ से हम लौट गए, बोले यहाँ पर हमसे प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाएगा। अ, और हर 4 महीने 5 महीने में 2,000 4,000 ऐड हो जाती है। मतलब इतनी गायें पकड़ाती है, फिर वहाँ भेज दी जाती है। तो जो स्थिति है दयनीय, इतनी भयावह स्थिति है, वो हमने पहली बार वहाँ अनुभव किया। और तब हमें पता चला कि क्या चल रहा है, मतलब पूरा। और फिर किसी ने हमसे पूछा कि कोविड में अच्छे लोग को की भी मृत्यु हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा कि आपने ये दूध के लिए ₹2-2 ₹3-3 घटाने की बात की, या आपने
उस एक्सप्लॉइटेशन को पूरा प्रमोट किया, तो पाप सभी से हुआ है, राइट? जी, उनसे भी हुआ है जिन्होंने बूढ़ी गाय जो दूध देना बंद कर दी है, उसे छोड़ दिया गया है। उनसे भी पाप हुआ है कि नंदी का जन्म हुआ, बछड़े का जन्म हुआ, तो वो हमारे काम की नहीं है। मतलब इसमें पाप के भागीदार कई लोग हैं, सिर्फ वो कसाई वाला नहीं है, क्योंकि कसाई वाला तक पहुँचा, उसके पहले की जो स्थिति है, राइट? तो जी, अ, बिल्कुल, तो अ, स्थिति बहुत भयावह है, और क्योंकि कानून और इकोसिस्टम का भी सपोर्ट नहीं है, मतलब लोगों का सपोर्ट भी नहीं है, कानून व्यवस्था का भी सपोर्ट नहीं है, तो किसी तरह कैसे गुज़र-बसर हो रहा है इन गौ रक्षकों का, अ, वो जो धरातल पे है वो नहीं पता है। मतलब जी। कि डे टू डे कितना स्ट्रगल है, कितना वो झेलते हैं, मतलब ये सबको नहीं पता। जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया सर। जैसे हम बात करते हैं हम अपनी सिक्योरिटी का, हमारे लिए हम इंस्टेंटली पुलिस को कॉल कर सकते हैं या कहीं भी हम पुलिस प्रोटेक्शन अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो। लेकिन गौरक्षकों के लिए तो आज तक कोई सिक्योरिटी का कोई प्रावधान ना किसी ने सोचा। उन्होंने हमेशा अपनी जान की खातिर मतलब जान को की परवाह ना करते हुए उन्होंने गौरक्षा की और कितनों की डेथ हुई है ये मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी बुक में डाली। एक पलवल का गौरक्षक था। तो ऐसे ही होता है कि वो चेज़ करते हैं गाड़ियों को और अगर अब चेज़ हर कोई इतना संसाधन वाला तो होता नहीं है कि वो कार में बुलेट प्रूफ कार्स में चेज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली वो बाइक्स या इस पे चेज़ करते हैं तो वो शूट अगर अगर वो शूट करेंगे तो हालाँकि वो बाद में पकड़े जाएँगे जिन्होंने शूट किया लेकिन वो तो फिर भी बाद में बेल हो सकती है। वो जिसको शूट किया गया उसकी तो डेथ हो जाती है। तो ये बात है और आप जो बात कर रहे हो वो ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमें खुद ही नहीं पता। हम भी शायद मैं भी गौहत्या का गुनाहगार होऊँगा क्योंकि मैंने उदासीनता बरती जब मैं कुछ और कर सकता था शायद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीधा-सीधा कोई मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मेरे जैसा कोई भी आम इंसान जैसे आपने 2-3 रुपए कम करने की बात की दूध को, तो हमने उदासीनता बरती जब ज व्हेन द बैटल इज़ टफ यू हैव टू रेज़ द बार, यू हैव टू रेज़ योर गार्ड। तो हमें खुद अपनी तरफ से करना होता है, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो शायद दबाव जब देखिए हाँ, कई कानून ऐसे भी बन गए हैं या कई कानून जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में वो रिवोक करना पड़ा, चाहे साल भर लगा। लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को कमज़ोर नहीं होने दिया। उसको पॉज़िटिव नेगेटिव एंगल हम नहीं देखते, हम सिर्फ़ न्यूट्रली बात करें, तो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो कितना वेल ऑर्गेनाइज़्ड और कितना मतलब संगठित था। ऐसे कभी मेरे ख़्याल से गौहत्या के खिलाफ तो 1966 का लास्ट याद आता है, उससे अलावा याद नहीं आता। और यहाँ मैं 2 पॉइंट्स उनकी बात करूँगा, वो कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में जो पीठ है, उस शंकराचार्य को हाँ, उनको एक्चुअली लोग सोशल मीडिया इतना फ़ास्ट हो चुका है कि लोग ना थोड़ा उसको डेसिफर नहीं कर पाते कि कौन क्या किस नियत से कह रहा है। वो जो शंकराचार्य हैं उनको कांग्रेसी कहकर भाजपा वाले या भाजपा सपोर्टर्स सीधा-सीधा उनको नकार देते हैं, लेकिन हम उनका पॉइंट नहीं सुन पाते। उन्होंने तब भी आर्टिकल 370 जो हटाने की खिलाफत की थी जो उन्होंने, उनका कारण क्या था? जो मैंने पढ़ा, जो मुझे समझ में आया, हो हुआ क्या था कि आर्टिकल 370 जब तक रिवोक नहीं हुआ था, तब तक ये तो था कि वहाँ आतंकवाद की स्थिति इससे बुरी थी, इससे लेकिन वहाँ रणबीर पीनल कोड था एक, जिसके तहत गौहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित थी, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कानून थे वहाँ। जैसे ही आर्टिकल 370 रिवोक होता है, तो वहाँ वही बात आ जाती है हमारे जैसे ह्यूमन्स के लिए तो अच्छे कानून हो गए वहाँ। जे एंड के और लद्दाख लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटीज़ बन गए और वहाँ फिर भी मतलब बेटर हालाँकि पहलगाम हुआ या जो भी वो कुछ इक्का-दुक्का कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत वैसे कंडेमेबल और बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ मेरे ख़्याल से जो आज से 10-15 साल पहले थी उससे बेटर हुई। लेकिन गौहत्या तो वहाँ अलाउड हो गई, अब रणबीर पीनल कोड तो है नहीं अब वहाँ। गौहत्या ऐसे तो कोई कानून नहीं ना है वहाँ अब इस टाइम पे आर्टिकल 370 की रेवोकेशन और इसी वज़ह से उन्होंने कहा था। अब अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनते हो जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं तो वो
वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही हैं, जो अभी भी बिहार में भी चुनाव में वो क्यों ये जो वॉलंटरी कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, वो इसी वजह से उतार रहे हैं कि आप किसी भी जो पार्टी किसी भी तरह से गौहत्या से संबंधित हो, उसको वोट ना देकर आप इन कैंडिडेट्स को वोट दो, जो आपको वादा करेंगे कि जब वो जाएँगे विधानसभा में तो वो इसकी आवाज़ उठाएँगे, गौहत्या पाबंदी के खिलाफ। तो अपनी तरफ से वो जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने की, मेरी तरफ से जितनी हम यही कर सकते हैं, हम जैसे आप मुझे पूरा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो अपने इतने अच्छे यूट्यूब चैनल में एक बोलने का अवसर दे रहे हो, तो इस तरह से ही हम एक-एक बूँद से सागर का एक वो कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से मतलब मैं ऑडियंस को भी ये मतलब कहना चाहता हूँ कि एक इंसान की छवि ऐसे नहीं बना लेनी चाहिए कि ये कांग्रेसी है, वो गौ माता के लिए कर हाँ, ना ना वो कांग्रेस की तरफ है, ना वो भाजपा की तरफ है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और वैसे भी वो शंकराचार्य हैं, तो एक तरह से हमारे पूरे सनातन धर्म के वो रिप्रेज़ेंट करते हैं। लोगों को थोड़ा जानकारी कम रहती है कि कौन शंकराचार्य किस मठ का, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम उनके साथ ही मिलें तो दबाव डाल सकते हैं हम, मेरे ख्याल से हो सकता है ये। हमारे जो 3 तरह की लिस्ट्स हैं, हर कोई पढ़ता है जो स्कूल करिकुलम में पढ़ते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं। एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो टॉपिक्स होते हैं यूनियन लिस्ट में जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में। तो उसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आर्टिकल 48 तो डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें वो कहता है कि इट बेसिकली इंस्ट्रक्ट्स द गवर्नमेंट टू यूनियन गवर्नमेंट को ही हम कह सकते हैं कि टू टेक मेजर्स टू बैन काउ स्लॉटर, और भी प्रावधान और भी चीज़ें हैं कि एनिमल डिजीज़ वगैरह को कम करने के लिए जो वो आप करो, लेकिन हम क्योंकि यहाँ गौ हत्या पाबंदी के रिलेटेड कह रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्ट करता है कि टू टेक मेजर्स टू बैन काउ स्लॉटर। तो वहाँ गैप ये रह जाता है जो मैंने शुरू में भी कहा था कि टू टेक मेजर्स, कौन से मेजर्स टू बैन काउ स्लॉटर, वो आपको ये कह सकते हैं अगर अगर मान लो कोई पूछता भी है आधिकारिक तौर पर कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, तो वो ये कह सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया, हमने मतलब जैसे इन्होंने, मैं अच्छा ही समझता हूँ इसको, जो पेंट एक आया था वैदिक पेंट, जिसमें गाय के गोबर और अलग-अलग चीज़ों से बना हुआ पेंट है, तो वो अच्छा ही कदम है। तो वो ये उसके हक में कह सकते हैं कि हमने ये मेजर्स लिए ताकि गौहत्या कम हो, पाबंदी हो। अब जिस तरह वो तो उस चीज़ को उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 48 क्लियरली इंस्ट्रक्ट ये नहीं कर रहा कि आप बैन ही कर दो काउ स्लॉटर को। तो आर्टिकल 48 के बाद अब ये है कि ये लिस्ट्स में क्या है? अब ये अनफॉर्च्यूनेटली हमारा दुर्भाग्य ये है आज़ाद भारत में कि स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव राइट है कि गौहत्या पाबंदी करने के लिए, कि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक एक्सक्लूसिव राइट है कि वो डिसाइड करे कि गौहत्या पाबंदी हो या ना हो। आप जहाँ रहते हैं आपको भी पता होगा है कानून। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी है। लेकिन जो जहाँ उन्होंने नहीं रखा, और जैसे हमने पहले सोचा कि वो ट्रांसपोर्टेशन करना कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं, उस एरिया से जहाँ पाबंदी है, और हमें भी पता है अवैध गौ हत्या भी होती है। उसी स्टेट में जहाँ बंदी है, ऐसा तो है नहीं कि 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस लॉ की। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। काफ़ी 20 स्टेट्स ने अगर पार्शियली या फुली काउ स्लॉटर बैन है, लेकिन अगर 9 स्टेट्स में नहीं है, तो कितना इतना मुश्किल तो है नहीं कि उस स्टेट से उस स्टेट तक गायों की ट्रांसपोर्टेशन करना। तो मैंने ये रास्ता जो मुझे समझ में आया, हो सकता है और बुद्धिजीवियों ने तो दिया होगा, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, तो मैंने तो ये दिया कि जो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 15 है, जिसके बेसिस पे किसी बोवीन एनिमल या काफ या जिसे हम कैटल कहते हैं, या सीधा-सीधा पर्टिकुलरली काउ स्लॉटर बैन इम्प्लीमेंट होता है, जिसके बेसिस पर किया है 20 स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उस एंट्री नंबर 15 को
शिफ्ट किया जाए, स्थानांतरित किया जाए कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि पहले भी कई कानून बनाने के लिए हो चुका है। आप कई एग्ज़ाम्पल्स देखोगे, सर्च करेंगे हमारे दर्शक, तो कई कानून ऐसे बने हैं जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करके फिर सेंटर ने उस टॉपिक पर, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट पर तो सेंटर भी बना सकता है कानून, तो कॉन्करेंट लिस्ट के उस टॉपिक में शिफ्ट किया जाए उसी टॉपिक को जिस पर स्टेट पहले कानून बनाती थी, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया जाए, जो और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाए। जो मैंने सीधा-सीधा, जो मुझे मतलब क्लिक कैसे किया, मैंने कहा कि ये ऐसे आज तक हुआ क्यों नहीं? सेकंड जो एरिया है, इसमें विल पावर मैं मानता हूँ कि मैं सीधा-सीधा नाम लूँगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। अगर आप कहते हो कि आप हिंदुओं की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ एक प्रावधान है कि अगर आपको एक एक्सक्लूसिव राइट है, आप कह सकते हो सदन के पास, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि एक जो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, ये सेकंड रास्ता मैं बता रहा हूँ। पहला रास्ता मैंने बता दिया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, उसको आपको, तो जो दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको 2 स्टेट गवर्नमेंट्स सपोर्ट कर देती हैं और आप राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी से एक चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट ही है वो, उस पर आप एक बिल लेके आते हो, तो आप उसको पास करवा सकते हो। लेकिन यहाँ ये वाला प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ये लाएँगे कहाँ से? और चलो अगर ले भी आते हैं तो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स कौन-सी होगी? तो मैंने एग्ज़ाम्पल बुक में भी यही दी है कि हमारे पास तो बड़े स्पष्ट तौर पर यूपी की गवर्नमेंट पूरी तरह हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर अ, मतलब आप कह सकते हो केंद्रित है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है। कितनी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपनी तरफ से अच्छा ही एफर्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स तो कोई भी चूज़ की जा सकती हैं। बात आती है विल पावर की, कि क्या बीजेपी जो अब वर्तमान में जो बीजेपी है, उसके पास वो विल पावर है कि वो बिल लाना चाहती है सदन में गौ हत्या पाबंदी के लिए? क्योंकि अब ये बात है कि समय बीतता जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं और बस हम एक तरह से दर्शक ही हैं। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं। और तीसरी तरीका मैंने यही कहा था कि वो तो हर किसी की कॉमन सेंस है, हर कोई समझ सकता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करे। अब पश्चिम बंगाल या केरल से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ अभी की वर्तमान की स्थिति में कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में के तो कई स्टेट्स जो बीजेपी रूल्ड हैं, बीजेपी एटलीस्ट अपने स्टेट्स में तो गौ हत्या पाबंदी कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये तीसरा तरीका मैंने बताया था, जो मैंने हुआ। हालाँकि मैं ना मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना मैंने लॉ स्टडी किया या उस तरीके से कि मैंने बीए एलएलबी की हो, तो मुझे इतना समझ में आया, मैंने अपनी तरफ से एक आहुति दी बुक इस बुक के रूप में। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की तो वहाँ मतलब क्या होता है कि जो जनमत होता है, जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है, उसका ही प्रभाव से कानून पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि आप कानून बना दें और लोग उसका पालन ना करें तो वो बहुत मतलब उलझा हुआ कानून है, मतलब उसका समाज पर कोई असर नहीं पड़ता। तो नॉर्थ ईस्ट में खास करके क्योंकि बीफ ईटिंग कल्चर भी है, ठीक है? मतलब आप जैसे नागालैंड चले जाएँ, कोई भी जो क्रिश्चियनाइज़ हो चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ ईटिंग कल्चर है, तो वहाँ पर क्योंकि आम जनमानस ही कंज़्यूम कर रहा है, तो वहाँ पर एट वन गो आप कर नहीं सकते। लेकिन जो जहाँ पब्लिक सेंटिमेंट है अ, इस चीज़ के साथ है कि नहीं ऐसा कानून होना चाहिए, वहाँ पर आप उसको वैल्यू करें, उसकी बात को सुनें। ये बहुत आवश्यक है कि जहाँ लोग माँग रहे हैं, वहाँ तो पूरा आप करिए। जहाँ नहीं माँग रहे हैं, उसको बाद के फ़ेज़ में देखा जा सकता है। वहाँ अब जैसे मणिपुर में ही कई सौ साल पहले जो वैष्णव मूवमेंट हुआ, तो कई लोग वैष्णव बने वहाँ, राइट? जो मैतेई हम कहते हैं जो कुकी और मैतेई का जो फाइट है, उसमें मैतेई क्या है? जो वैष्णव धर्म का जो पालन करने लगे तो जी, तो वो एक जनमानस ही अपने आप धीरे-धीरे समझेगा, उसको छोड़ेगा, फिर वो कानून बनेगा। लेकिन जहाँ जनमानस का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वहाँ तो आप कम से कम इस कानून को लागू करिए और ये बहुत आवश्यक है कि अ, ये भारत की आइडेंटिटी है। मतलब यदि ऐसे मुद्दे आप एक-एक करके छोड़ते जाएँगे तो फिर आप
आपका जो या तो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो भी बहुत दूर होता जाएगा हिंदू सेंटिमेंट से, राइट? वो फिर हम लोग बोलते हैं पॉपुलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। ठीक है, किसी भीड़ ने इस तरफ कहा तो अब भीड़ अधार्मिक होती जा रही है, उसके होने के पहले आपको इस प्रकार के कानून लाने हैं, राइट? बिल्कुल सही। जैसे सर बाल्ड ईगल आपने सुना होगा, बाल्ड ईगल करके नहीं, नहीं। जी, हाँ, जी। एक गोल्डन ईगल करके है एक जीव जो, अगर हम यही कहते हैं ना कि संजीव नेवर है एक, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि आप ये कहते हो कि ये एक पशु ही है गाय, तो अगर आप पशु भी मान रहे हो, अमेरिका से एडवांस्ड या अमेरिका से मतलब ऑलमोस्ट वन ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है, वो ठीक है कि बाकी कंट्रीज और एस्पेक्ट्स में आगे निकल चुकी होंगी उनसे, लेकिन अमेरिका में अगर बाल्ड ईगल की हत्या को बैन किया हुआ है उन्होंने फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो भी कल्चर, उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने सीधा सीधा बैन है। वैसे ही कि पोजेस करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना फॉर किलिंग, मतलब सारा कुछ बैन है। तो अगर बाल्ड ईगल वहाँ, गोल्डन ईगल वहाँ पूरा कानून है उस पर बैन करने के लिए, तो हमारे देश में गौ हत्या क्यों नहीं पाबंदी हो सकती? जब जब आज भी मैं मानता हूँ जो एक दिल से अच्छा हिंदू है, जो एक दिल से अच्छा, बल्कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मैं सिखों में मानता हूँ, बौद्धों में, जैनों में, कितने ऐसे लोग हैं, और इवन कई मैं मुस्लिम स्कॉलर्स को सुन चुका हूँ, इवन एक इस्लामिक स्कॉलर मैं सुन चुका हूँ इन पे न्यूज़ चैनल पे कि वो खुद कह रहे हैं कि जो गाय का मांस होता है वो बीमारी देता है, जो गाय का दूध होता है वो स्वास्थ्य देता है, जो गाय का घी होता है वो भी मतलब आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो जब वो खुद कह रहे हैं, और इसमें एक्चुअली ये सिर्फ एक हमारे एक वहम डाल दिया गया है कि इससे कम्युनल वायलेंस बढ़ जाएगा, जब इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, और सिर्फ प्रगति के रास्ते खोलना है गौ हत्या पाबंदी में, ऐसा मानता हूँ। तो पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सत्यम जी, इतनी अच्छी, बहुत सुंदर पुस्तक लिखने के लिए। और जी। आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के बारे में लोगों तक बात पहुँचे, और जिन्हें भी सेंसिटिविटी है, जो भी संवेदनशील हैं इन मुद्दों को लेकर के, वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और आपको आगे के लिए भी बहुत-बहुत साधुवाद सत्यम रतन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।